तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NIOS के लिए NIOS NIOS की पॉलिटिकल साइंस की बुक, जिसे आप पोल साइंस भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की पुस्तक, जो कि हिंदी माध्यम में हम पढ़ेंगे अभी, और इसके बाद जो हम सेकंड वीडियो और बनाएंगे और अलग से इंग्लिश मीडियम के लिए बना देंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा राजनीति विज्ञान को लेकर है। राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा इसके क्षेत्र। तो राजनीति विज्ञान को लेकर किस तरह के अर्थ हैं और किस तरह के क्षेत्र हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड यानी एग्जाम को केंद्र में रखकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि केवल परीक्षा की दृष्टि से होगा। ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके समझ के लिए भी। ठीक है, इसको आप सुन लेंगे, एक बार आप इसको देख लेते हैं, तो इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये काफी होगा आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपकी वीडियो लंबा होगा, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा एवरीथिंग, हर चीज को लेकर। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी वीडियोस होंगी वो छोटी होगी, शॉर्ट्स होंगे, और उसके अंदर हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको एग्जाम में लिखना है। और ये वीडियो आपको समझ बनाने में, समझ विकसित करने में काफी हेल्पफुल होगा, जो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिटेल पढ़ेंगे। तो राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो राजनीति और विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान जो है केवल और केवल ये नहीं है कि आप सरकार कैसे चलाएंगे, शासन कैसे चलाएंगे, इसको लेकर नहीं है, या फिर आपको सरकार में कैसे आना है, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ इसको बात नहीं करता, बल्कि ये पूरे व्यक्ति के हर पहलू को छूता है। यानी एक व्यक्ति के हर पहलू की ये बात करता है, व्यक्ति के हर एक मोड पे, जीवन के अंदर, जीवन दर्शन को लेकर फिलॉसफी भी है इसके अंदर। हर चीज जो है राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई है, मानव के कल्याण को लेकर। तो किस किस तरह के नजरिए हो सकते हैं, किस किस तरह की सोच हो सकती है, वो सारी चीज भी इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम राजनीति विज्ञान की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस ऑफ सब्जेक्ट चुना है, और इसके अंतर्गत हम अलग अलग तरह के, जितने भी प्रकार के व्यवस्था के, यानी कि मानव समाज की व्यवस्था की चीजें हो सकती हैं, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम सरकार के बारे में भी पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ दार्शनिक होंगे जिन्होंने ऐसी बात की होंगी जिससे कि मानव कल्याण, राज्य और मानव के बीच में संबंध, ठीक है, समाज और मानव के बीच संबंध, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य और किस प्रकार के सरकार होनी चाहिए, इस बारे में भी बात की है, उसको भी हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक का एक प्रारंभिक पाठ है, यानी कि पहला चैप्टर है। इस पाठ में आप राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझेंगे, यानी कि इसको अर्थ को समझने की कोशिश करनी है अपने को। तो पारंपरिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य यानी कि सरकार। तो यहाँ पर जब राज्य बोला जाए तो इसका मतलब है सरकार से बड़े सेंस में है। सरकार के अंदर से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये तीनों चीज आ जाती है, से होता है, अर्थात राज्य सरकार का अध्ययन होता है। तो यानी कि जो राजनीति है वो प्रारंभिक दृष्टि में हम क्या समझते हैं, ये राज्य और उसके अंदर सरकार कैसे काम करेगी, इसका अध्ययन है। लेकिन राजनीति का ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है, ठीक है, जो अभी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये बल देता है शक्ति और सत्ता के अध्ययन पे, यानी कि पावर, किस व्यक्ति के पास कितनी शक्ति होगी और किसके पास कितनी सत्ता होगी। तो राजनीति विज्ञान के अपने निरंतर विस्तृत मतलब बड़ा हो रहा है, लगातार होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। तो राजनीति विज्ञान जो है लगातार अपने क्षेत्र को बड़ा करते जा रहा है। सॉरी, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम राज्य और राजनीतिक व्यवस्था और सरकार, शक्ति, मानव और उसका राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान केवल संकीर्ण नहीं, मतलब छोटा नहीं, ये राजनीति विज्ञान जो है वो काफी बड़े सेंस के अंदर भी समझा जाता है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, शक्ति, मानव व्यवहार और जो है राजनीतिक व्यवहार शामिल है, राजनीतिक समस्याएं भी शामिल है, जो राजनीति को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप इस पाठ के मूल में अवधारणाएं जैसे कि न्याय, नागरिकों के लिए एक महत्व आदि के अध्ययन करेंगे। तो हम जैसे न्याय की क्या परिभाषा होनी चाहिए, न्याय किस तरह से होना चाहिए। केवल न्याय का अर्थ ये नहीं है जो कोर्ट में मिल रहा है, हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं आगे क्या है, उसमें हम बात करेंगे। तो आप राजनीति पाठ के पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान जाएंगे? तो राजनीति विज्ञान का अर्थ जान जाएंगे आप, कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, इसमें स्पष्ट करेंगे हम, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आने वाले राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर साइंस वर्ड जुड़ा है, और राजनीति विज्ञान के अंदर क्या अंतर है।
तो दोनों को हम इसमें अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। राज्य की भूमिका के बारे में समझेंगे कि आखिर सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार की कार्यप्रणाली यानी कि सरकार किस तरह से काम करेगी, नागरिकों के सरकार से संबंध को जानेंगे यानी कि नागरिक और सरकार के बीच में किस प्रकार के संदर्भ हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, तो इन संदर्भों को हम इसमें समझेंगे। और फिर है हमारे पास कि भाई नागरिक और राज्य के लिए न्याय की प्रासंगिकता को पहचानेंगे कि नागरिक के लिए न्याय क्या है और राज्य के लिए क्या न्याय है, किस तरह का न्याय है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ, यानी राजनीति विज्ञान का आखिर अर्थ क्या है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है। ठीक है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य द्वारा स्थापना और सरकार के द्वारा सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान क्या करता है, सरकार के द्वारा जो संबंध स्थापित किए जा रहे हैं उनका भी अध्ययन साथ साथ करता है। ठीक है, एक आप सही है। तो जे.डब्ल्यू. गार्नर के अनुसार राजनीति जो है वो प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी कि जे.डब्ल्यू. गार्नर जो है वो कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीति है, ठीक है, इसका प्रारंभ और जो एंड यानी कि समाप्ति जो भी है वो राज्य के साथ ही हो जाती है। उसी तरह आर.जी. गैटल ने कहा कि राजनीति जो है वो राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सब बातों का अध्ययन होता है। और हेराल्ड जे लास्की, तो लास्की साहब ने क्या कहा कि राजनीति जो है वो अध्ययन है मनुष्य के संबंध के जीवन और उसके संगठित राज्य से संबंधित है। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति का अध्ययन जो है मनुष्य के जीवन और उसके संगठित राज्य से उसके संबंध को लेकर है। इसलिए समाज विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जिसके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का किस किस से कहां से पाला पड़ रहा है, यानी किस किस से वो मिल रहा है। ठीक है, और किस किस से उसको अपने दैनिक जीवन को और जो जीवन है उसको चलाने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन संगठनों से वो मिलता है, जिस जिन संगठनों से वो एफिलिएटेड होता है, जिनसे वो उसको काम पड़ता है, तो उनके बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे। जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम कानून के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहता है तथा मतभेद को सुलझाना चाहता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक काम होता है कि भाई मतभेदों को सुलझाना और जो हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो कितनी शक्ति किसको मिलेगी। तो राजनीति विज्ञान का बदलता अर्थ और क्षेत्र, तो अब देखेंगे हम राजनीति विज्ञान का जो है ना अर्थ बदलता जा रहा है और इसका क्षेत्र भी काफी बड़ा होते जा रहा है। तो राजनीति विज्ञान ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। हाँ, तो कारण अनेक विशेषज्ञ है वो राजनीति विज्ञान को राज्य या सरकार के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। तो इस वजह से जो बाकी ज्यादातर लोग हैं जो विचारक है अपने, वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार या राज्य से संबंधित है। यद्यपि राजनीति परिभाषा की परिभाषा पूर्ण नहीं है, ये पूरी परिभाषा नहीं है। इसका संबंध जो है शक्ति से भी है, राजनीति का संबंध जो है पावर, शक्ति से भी है। तो लावेस और कॉल्पन ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन है। तो सत्ता को आकार भी देता है, यानी कि किस तरह से सत्ता चलेगी, काम करेगी, इसको आकार देता है, और साथ ही साथ उसमें भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन भी रखता है। एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीति जो है वो राज्य और सत्ता दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है, अगर आप आसान भाषा में कहें तो राजनीति जो है सत्ता और सत्ता और राजनीति राज्य का भी अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान जिस शक्ति से संबंधित रखता है प्राय वह न्याय संगत शक्ति है, क्योंकि जिस प्रकार राज्य किसी घटना को क्रमबद्ध परीक्षण और अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य और शक्ति के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करते हैं। तो जिस प्रकार से अब क्रमबद्ध तरीके से विज्ञान जो है किसी चीज को समझता है, तो आप देखेंगे साइंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि साइंटिफिक चीजें एक के बाद एक आता है। जैसे कि H2O, तो आप H2 और प्लस O कर देंगे तो ये वाटर बन जाएगा। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो वो वाटर का जो फॉर्म आएगा वो वाटर का फॉर्म आएगा। तो इसी तरह राजनीति को विज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी कुछ क्रमबद्ध परीक्षण होते हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध, यानी कि एक के बाद एक अवलोकन, मतलब इसको समझ के
कुछ जो एक्टिविटीज चल रही है उसको समझ के हम उस प्रकार से इसमें आगे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार की होने वाली। तो इसलिए हम इसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, जिसके अंदर राज्य के बीच में शक्ति और राज्य और शक्ति के बीच में हम अध्ययन करते हैं इसको। तो राज्य सत्ता, आप राज्य और सत्ता के बारे में अधिक अध्ययन आप इस पाठ के अंत में करेंगे। तो जो लास्ट चैप्टर आपको मिलने का पढ़ने को, उसके इस चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ने को और मिलेगा शक्ति क्या है और आखिर राज्य क्या है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध अनुभवों और तथ्यों और नियमों और समस्याओं दोनों से है, नियामक समस्याओं दोनों से है। तो राजनीति विज्ञान जो है अनुभविक भी है, यानी कि आखिर क्या घट रहा है, और नियामक समस्याएं, यानी कि जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन सब से भी है। वास्तविकता क्या है कि क्षेत्र से आता है मूल्य, क्या होना चाहिए कि क्षेत्र में तो मूल्य क्या है कि क्या होना चाहिए, और वास्तविकता क्या है कि क्या है। ठीक है, तो राजनीति के दो चीजें हो सकती है, एक वास्तविकता और एक मूल्य। तो राजनीति के अंदर एक वास्तविकता यानी कि क्या है, और एक मूल्य हो सकता है कि क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर हम दर्शन को भी पढ़ेंगे कि आखिर क्या किस तरह से होना चाहिए, और एक है कि वास्तविक चीजें, इंपेरिकल चीजें, यानी कि क्या है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है कि भारत एक लोकतंत्रीय संसदीय लोकतंत्र है, तो इसका अनुभविक तथ्य की बात कर रहा है। परंतु यदि कोई कहता है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, तो यह एक नियामक कथन है, यानी कि एक नियामक कथन है, मूल्यपरक कथन है कि अगर कोई कह रहा है कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली न होकर के अध्यक्षीय प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, तो ये पूरी तरह से नियामक संगठन है, नॉर्मेटिव बात है। ठीक है, और जो इंपेरिकल बात है यानी कि वास्तविक चीजें हैं, तो वो क्या है कि भारत में लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली है। तो राजनीति विज्ञान केवल क्रियाकलापों का वर्ण से संतुष्ट नहीं, बल्कि उसको अच्छा बनाना और परिवर्तन करना चाहता है। तो राजनीति विज्ञान लगातार अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है। अनुभविक कथन उसी प्रकार सही गलत हो सकते हैं जैसा कि उनका अवलोकन किया जाए। तो अनुभविक कथन भी जो है वो हमेशा जो अनुभव के आधार पे मिले हैं तुम्हें, अब तुम उसको किसी भी तरीके से एनालाइज करके अपनी तरीके की बात निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं कि उसको कौन देख रहा है या समझ रहा है। मूल्यांकन कथन के नैतिक अनुभव हैं जो कभी भी असत्य या गलत नहीं होते। ठीक है, जो मूल्यांकन यानी कि मूल्य बेस्ड कथन है, जैसे कि भारत के अंदर भारत को लोकतंत्रीय अध्यक्षीय प्रणाली अपनानी चाहिए, तो अध्यक्षीय प्रणाली वाला जो है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि वास्तविकताएं जो हैं वो बदल सकती हैं किसी के नजरिए से देखने से। तो जो नैतिक मूल्य होते हैं, मूल्य परक प्रश्न होते हैं, वो मूल्य परक ही होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो गणित के साध्यों और औपचारिक कथनों से अपने संघटकों के आधार पर गलत या सही हो सकते हैं। राजनीतिक दर्शन का संबंध औपचारिक कथन से है, यानी कि राजनीतिक जो दर्शन है इसका कथन क्या है, औपचारिक उससे है कि भाई औपचारिक रूप में क्या है। राजनीति विज्ञान अनुभविक कथनों से संबंध रखता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान जो है अनुभविक जो कथन कहे गए हैं ना उन सब बातों से ये संबंध रखता है, और वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं का व्यवहारों और मूल्यांकन करता है ताकि इसे जो है उन्हें बहुत बेहतर बना सके। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, इसको आप प्रश्न को पढ़िएगा और इसे करिएगा। चलिए मैं करा ही देता हूं। ठीक है, राजनीति विज्ञान का संबंध डैश और डैश दोनों विषयों से है। तो किस किस से है, अनुभविक और नियामक दोनों से है। तो राजनीति विज्ञान और डैश का अध्ययन कराता है। तो राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन कराता है, राज्य का और शक्ति का, तो इन दोनों का अध्ययन कराता है। और पॉलिटिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, तो वो पॉलिस से हुई है। पॉलिस का मतलब नगर राज्य। डैश ने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। तो राजनीति विज्ञान और राजनीति का शुरुआत किससे होती है, ये बात हमने पहले शुरुआत में पढ़ी बिल्कुल। सॉरी, हाँ ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये यहाँ पर पढ़ी है, यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो गार्नर ने कहा ये, एक मिनट। तो ये बात जो है हमारे गार्नर साहब ने की है।
तो डैश ने राजनीति विज्ञान को सत्ता को आकार देने और उसमें भागीदारी देने का अध्ययन कहा है। तो किसने कहा है? तो ये है ईस्टर ने। ठीक है, इसके चेक करने के लिए आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो कास्टनॉव के कल्पसन है। चलो नेक्स्ट। तो अब हमारे पास है सेकंड टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है 1.1 का सेकंड टॉपिक कि राजनीति विज्ञान के विषय का विकास। तो हम इसमें ये समझने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान के विषय का विकास किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन ईसा पूर्व चौथी यूनान में, ठीक है, चौथी यूनान के लोगों ने प्रारंभ किया। इसमें प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने इसे व्यापक रूप दिया। ठीक है, इसके अंदर जो शामिल थे इसकी पढ़ाई में वो प्लेटो और अरस्तु जैसे उस समय के महान वैज्ञानिक शामिल थे। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को ही मास्टर विज्ञान कहा। अरस्तु ने तो राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान ही बता दिया। अरस्तु के अनुसार इसके अंतर्गत न केवल राज्य के संस्थान आते हैं बल्कि इसमें परिवार संपत्ति राजनीतिक संगठन को भी शामिल किया गया है। ग्रीक के लोगों के लिए राजनीति सभी गतिविधियां सम्मिलित करता था। तो ग्रीक के जो लोग थे ना, वो सारी राजनीति की सारी गतिविधियां डेली लाइफ में करते थे। राजनीति विज्ञान के प्रति ग्रीक चिंतकों का दृष्टिकोण मुख्यतः नैतिक था। वो राजनीति विज्ञान को नैतिकता से जोड़ते थे कि कौन कितना नैतिक है, एथिकल है। इसके विपरीत प्राचीन रोम चिंतकों के विचारकों में राजनीति विज्ञान का वैधानिक पक्ष शासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में राजनीति विज्ञान चर्च के व धार्मिक आदेशों की एक शाखा बन गया। उस समय राजनीतिक सत्ता चर्च की प्रभु सत्ता के अधीन थे, यानी कि जो वहां की सरकार थी वो चर्च के अधीन थी। ठीक है, तो यानी कि राजनीति जो है वो चर्च के अधीन थी और जो चर्च था वो बड़ा सेंट्रिकल पावर की तरह बन रखा था। उस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय ये जो चल रहा है मध्यकालीन के अंदर रोम के अंदर। तो एक आदमी राजनीति को प्रायः दलगत राजनीति से जोड़ता है, परंतु राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान कहीं इससे ज्यादा विस्तृत और यह राज्य के शक्ति और क्रम का अध्ययन करता है कि कितनी शक्ति किसके पास है और किसके पास वो शक्ति ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में सिर्फ इतना नहीं है कि किसके पास शक्ति है और कौन कैसे जो है वो राजनीति में हम आ सकते हैं, कैसे हम सरकार बना सकते हैं, इसका अध्ययन नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बाहर रह के भी ये चेक कर रहे होते हैं कि कौन जो है हमारा शासक बन रहा है और किस तरह से पावर जो है, शक्ति जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो राज्य के आकार में विस्तार तथा जटिलता के साथ साथ राजनीति विज्ञान में व्यवहार और पंथ निरपेक्षता का रूप धारण कर लिया। तो राज्य के बड़े विस्तार आकार होने के साथ साथ और जटिलताओं के साथ जटिलता का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ आ जाना के साथ राजनीति विज्ञान ने व्यवहार और पंथ निरपेक्ष रूप धारण कर लिया। तो हमारे राजनीति विज्ञान ने क्या कर लिया है, पंथ व्यवहारिक और पंथ निरपेक्ष, यानी कि जो व्यवहारिक भी होना चाहिए और किसी एक धर्म को बढ़ावा देने वाला वही नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब कामकाजी। तो औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका केवल आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो सरकार का काम सिर्फ दूसरों की रक्षा करना और युद्ध से रक्षा करना है, लेकिन पूंजीवाद जैसी नई आर्थिक व्यवस्था के आने से राज्य में अब भी बहुत परिवर्तन आए हैं। तो जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका से आई है, उससे काफी तरह के चैलेंजेस जो है हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये बताना ये चाह रहा है कि राज्य के आकार और विस्तार, यानी कि जो राज्य है ये इसके आकार
और विस्तार की जटिलताओं के साथ साथ राजनीति विज्ञान जो है इसके व्यवहार और इसके पंथ निरपेक्ष जो है रूप वो धारण कर लिया है राज्य ने। तो जैसे जैसे राज्य यानी कि जो देश और सरकार की जो व्याख्या है वो बड़ी होती चली गई, उसके अंदर उसने व्यवहारिक रूप और साथ में पंथ निरपेक्षता यानी कि किसी एक धर्म को नहीं मानने का रूप धारण कर लिया। और औद्योगिक क्रांति के आने के बाद, औद्योगिक क्रांति यानी कि बड़े पैमाने पर किसी चीज का निर्माण होना, तो जब मशीनें वगैरह आने के बाद, जब मशीनीकरण का युग आने के बाद राज्य की भूमिका केवल आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने की रह गई। तो औद्योगिकरण के आने से पहले जो था, राज्य हर मामले में इंटरफेयर कर रहा था, हर मामले में राज्य हर मामले में आ जाता था। लेकिन जैसे औद्योगिकरण आया उसके बाद से जो है कि औद्योगिकरण जो सरकार है वो केवल और केवल, एक मिनट, हाँ, ये सरकार जो है केवल और केवल कानून व्यवस्था और आंतरिक मामलों को लेकर सिमट गई थी, और साथ ही साथ वो बाहरी जो आक्रमण था उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद जैसी नई आर्थिक व्यवस्था के आने के बाद अब राज्य के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो राज्य में कुछ समय तक के लिए राज्य संकुचन यानी कि कम होता जा रहा है, उसका क्षेत्र कम होता है, फिर उसके बाद राज्य का क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो राज्य का क्षेत्र जो है छोटा और बड़ा होता रहता है, ठीक है, जो नई नई व्यवस्थाएं आती रहती हैं उसके कारण। तो यह समूह कुछ गतिविधियां होती हैं, यह किसी समूह की कोई गतिविधि हो सकती है, और जैसे जैसे किसी नीति विशेष के द्वारा सरकार अपने पक्ष में बनवाना चाहते हैं। तो कुछ नीतियां वगैरह होते हैं जो होते हैं, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नीति जो है वो अपने पक्ष में बनवाना चाहते हैं, ठीक है, यानी अपने पक्ष विशेष के अंदर वो कोई एक नीति बनवाना चाहते हैं और उसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के जो हित हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि सबका हित जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सबका हित जो है वो अलग अलग हो सकता है। अतः इस प्रकार की गतिविधियां मतभेद, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर सकती है, परंतु राजनीति के विशिष्ट गुण सरकार के द्वारा बल प्रयोग में शामिल है। तो राजनीति के अंदर लेकिन हम देख सकते हैं सबसे बड़ा जो हथियार राज्य के पास है वो है बल प्रयोग, यानी कि वो शक्ति का प्रयोग कर सकता है राज्य, उसके पास शक्ति के प्रयोग करने की असीमित सीमाएं हो सकती हैं, ठीक है, इन चीजों का प्रयोग। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम जब टाइमलाइन में चलते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है तो राजनीति व्यवहारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, हमें एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंदर 1950 से 60 के दशक में एक व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीतिक विज्ञान के पक्ष में विशेष बल दिया। तो हम देखते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है तो फिर व्यवहारवाद पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, व्यवहारवादी चीजों को लेकर लोग ज्यादा इस पर सोच रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं, और ये शुरू होता है अमेरिका से। भौतिक और वनस्पति विज्ञान जैसे कि प्रकृति विज्ञान की विधियों के अनुसार राजनीतिक आदर्श नमूना बनाना चाहते थे। तो कुछ लोगों ने राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान की दृष्टि से देखा, ठीक है, और उन्होंने बोला कि राजनीति विज्ञान जो है एक आदर्श और मॉडल नमूना की तरह बनाना चाहा, एक आदर्श मॉडल बनाया कि भाई जो राजनीति विज्ञान है वो वनस्पति यानी कि जो प्रकृति है इसके विज्ञान को लेकर भी साथ चलना चाहिए। व्यवहारवादियों ने अनुभविक समस्याओं से प्रेरित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो व्यवहारवादी आंदोलन करता है, जो व्यवहारवादी आंदोलन जिन्होंने चलाया, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद को जोड़ा कि जो व्यवहारिक है उसी को जोड़ा जाए, तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें, एक नया सिद्धांत दिया जो एक प्रेरक विधि को अपनाते थे। वे अवलोकन, परीक्षण और अध्ययन के बाद ही किसी परिणाम पर पहुंचते थे। तो यानी व्यवहारवाद का मतलब है सबसे पहले अवलोकन करना है, यानी देखना है, फिर उसको परीक्षण करना है, फिर उसके अध्ययन करना है, और फिर उसके बाद ही किसी परिणाम की बात करनी है, यानी कि हर चीज को साइंटिफिक बना दिया, ठीक है, व्यवहारवाद यानी कि साइंटिफिक चीजें जो दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका के अफ्रीकी अमेरिकी, यानी कि जो अफ्रीकी और अमेरिकी श्याम वर्ग यानी कि जो थोड़े ब्लैक होते हैं, ब्लैक लोगों के लिए अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर निवासियों को डेमोक्रेटिक पार्टी को मत देते हुए देखा गया। तब वे इस परिणाम पर पहुंचे कि अफ्रीकी लोग अमेरिका के काले रंग वाले लोगों को ही मत देते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक पूरा सिस्टमैटिक स्टडी किया, जैसे आज स्टडी करते हैं, सर्वे करके एक स्टडी किया, और उसने ये देखा कि जो अफ्रीकी लोग हैं, जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, वो केवल और केवल जो काले रंग वाले, श्वेत रंग वाले जो अश्वेत वाले जो लोग हैं उन्हीं को वोट दे रहे हैं।
ठीक है, अपने जैसे लोग दिखने वाले लोगों को ही वोट दिया जा रहा है। तो ये व्यवहारिक अध्ययन उन्होंने किया, तो इसे हम व्यवहारवाद को समझ सकते हैं। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं को ढांचों यानी स्ट्रक्चर की गतिविधि की तरफ से अपना ध्यान हटाकर एक कार्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक संस्थाओं को नियंत्रण करने वाले महिला और पुरुष कर्मियों की गतिविधियों और उनके कार्य शैली एवं व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। इसमें विचारों के अध्ययन की अपेक्षा तथ्यों और साक्ष्यों और व्यवहार के अध्ययन को स्थान दिया गया। तो ज्यादातर फैक्ट को लेकर, एविडेंस को लेकर और व्यवहार को लेकर, कैसा बिहेवियर है, इसको लेकर ज्यादा बातें करते हैं और उसी पर आधारित अपनी बात को रखते हैं। जो व्यवहारवादी लोग हैं वे स्वीकार करते हैं कि व्यवहार के माध्यम से जो राजनीतिक गतिविधियां स्पष्ट होती हैं वे ही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु हैं। तो उनके हिसाब से ये मानना है कि जो उन्होंने एनालाइज किया, वो जो उन्होंने देखा, अवलोकन किया, परीक्षण किया और फिर वो परिणाम पे पहुंच रहे हैं, उसमें तथ्यों की, साक्ष्यों की कितनी उपलब्धता है, उसके आधार पे जो मिल रहा है उनको, उसी को राजनीति की विषय वस्तु बता रहे हैं। तो राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना भी हो सकता है। तो राजनीतिक गतिविधि के अंदर तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो वो भी एक राजनीतिक गतिविधि है। इसमें सरकार द्वारा भौतिक बल प्रयोग को भी समाहित किया जा सकता है, यानी कि जब हम सरकार जो है बल प्रयोग करती है, लाठीचार्ज करवा देती है, तो उसको भी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है राजनीति हो रही है। प्राय सरकार द्वारा बनाई गई संतुलन नीतियों और प्रभावों तथा बलों को भी हम राजनीति विज्ञान में अध्ययन के क्षेत्र में लाया जा सकता है, अंतर्गत ले लिया गया है। ठीक है, तो राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जहां व्यक्ति, समूह और समुदाय अपने निर्धारण किंतु विरोध मूलक उद्देश्यों और पूर्ति के लिए प्रयास करता है। राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में स्रोत और अधिकरण पूर्ण निर्धारित करने का प्रयत्न करता है। इसे ईस्टर्न मूल्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी मूल्य उसको लेकर बात की गई है। तो राजनीतिक संरचनाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों का अध्ययन करते हुए बल की संभावनाओं को मान्यता देता है। तो राजनीति के अंदर संरचनाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों को अध्ययन करते हुए बल प्रयोग की संभावनाओं को मान्यता देता है। और 19वीं सदी के अंदर जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अपने लेखों मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि राजनीति दो वर्गों के बीच में बटी हुई है और वे पहले संघर्ष का अध्ययन है, जिसके अंदर वो एक संपन्न वर्ग है, दो वर्गों में से एक संपन्न वर्ग है जिसके पास निजी संपत्ति है और वो अमीर है, धनाढ्य है, और दूसरा कि वो एक विपिन वर्ग है जिसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है, और क्या है जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है और वो निर्धन है। हम इन दो वर्गों क्रमशः शोषक और शोषित कह सकते हैं। तो पहला एक जो शोषक है और दूसरा जो है शोषित है, यानी कि एक शोषण कर रहा है और दूसरा शोषित हो रहा है। तो इन विभिन्न वर्गों को उद्धार केवल आंदोलन द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें निजी संपत्ति जैसी संस्थाओं को रखना होगा। तो जो करते हैं कार्ल मार्क्स समाज का वो कोशिश कर रहे हैं। विपरीत एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसे उदारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो इसके विपरीत में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, उदारवादी दृष्टिकोण, जिसमें राजनीतिक समन्वय यानी कि समन्वय, बराबरी की बात करते हैं, और समायोजन यानी कि सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो मध्य के माध्यम से न्याय और व्यवस्था पर आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि हम न्याय और शासन व्यवस्था को लेकर साथ लेकर चलने की कोशिश करें। परंतु संयोग से राजनीति और मार्क्सवादी विचारधारा राजनीति की उदारवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई। लेकिन जो था पहले उदारवादी थी, फिर उसके बाद मार्क्सवादी आई। ठीक है, जबकि मार्क्सवादी उदारवादी है वो सबके संयोजन, समावेशन यानी कि सबको साथ लेके चलने की बात करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम मिल बांट के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन उदारवाद में इतना प्रॉब्लम आ गया कि मार्क्सवाद को आना पड़ा।
कि मार्क्सवाद जैसी चीजों को आना पड़ा, और उसने मार्क्सवाद के आने के बाद भी उदारवाद ने अपने थ्योरी के अंदर काफी बदलाव किया। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। तब हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है कि राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है। अभी तक हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आए हैं कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।